स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है जीएसटी जो है 2017 में हमारे देश में लागू हुआ था और उसके बाद से लेकर अभी तक बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। यहां पर क्या है कि जीएसटी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बदलाव किए जाते हैं उसका डिसीजन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लिया जाता है और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 50th जीएसटी काउंसिल का मीट जो है वो हेल्ड कराया गया। या पिक्चर्स देख सकते हो कि अलग अलग राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वो सब साथ आते हैं और यहां पर मीटिंग करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इस मीटिंग के अंदर कई बड़े बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। और साथ ही साथ यहां पर जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो इस समय शॉक में है क्योंकि उनके ऊपर 28% का यहां पर डायरेक्टली जीएसटी लगाया गया है। प्रॉब्लम क्या है कि गेमिंग हो गया, एक तो होता है सट्टेबाजी, मतलब कि आप कैसीनो में जाते हैं, ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो, या फिर एक जो नॉर्मल गेम होता है, स्किल वाले गेम होते हैं, उन सबको क्लब करके सभी के ऊपर 28% का जीएसटी लगाया गया है। यहां पर इंडस्ट्री का कहना है कि इसकी वजह से बहुत सी नौकरियां जा सकती हैं। तो इन सबके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, आज आखिरी डेट है। अगर आप 3 लाइव बैच में से कोई भी लेना चाहते हो, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच, आज आखिरी दिन है इसके अंदर एडमिशन लेने का। जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर सभी लाइव क्लासेस होते हैं, पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और यहां पर देखते हैं कि एग्जैक्टली जीएसटी काउंसिल होता क्या है, उसके बाद मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा। देखो, जीएसटी काउंसिल बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह हमारे संविधान के आर्टिकल 279A(1) के अंदर डाला गया है। इसको हेड कौन करता है? जाहिर सी बात है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो इसको हेड करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी इस समय निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो इसको हेड करती हैं, इस पूरे काउंसिल को। और फिर इसके अंदर यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है वो आते हैं, और साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट सभी राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी आते हैं दिल्ली, और यहां पर ये पूरी मीटिंग होती है। इसका जो सेक्रेटरीट ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, और जो भी रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है ना, वो ऑटोमेटिकली जीएसटी काउंसिल का भी सेक्रेटरी बन जाता है। वैसे मैं आपको ये चीज बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कुछ समय पहले कि ये जो काउंसिल है ये जस्ट एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, मतलब जीएसटी काउंसिल जो भी कहती है वो रिकमेंड करती है। जरूरी नहीं है कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लागू ही करें, हो सकता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उसको बदल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया इसके अंदर ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं सेंटर की तरफ से, और साथ ही साथ हर राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो जब सारे राज्य और सेंटर गवर्नमेंट इसी के अंडर में है, तो भले ही वो रिकमेंडेटरी बॉडी है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी इनके द्वारा रिकमेंडेशन दिया जाता है उसको लागू कर लिया जाता है। इसी की वजह से जीएसटी काउंसिल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जीएसटी काउंसिल करता क्या है? कहने का मतलब कि जीएसटी के अंदर कौन से गुड्स को लाया जाएगा, किस गुड्स का दाम जीएसटी में 5% पर होगा, किसका 12% होगा, यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, एडिशनल रिसोर्सेस कैसे जुटाए जाएं, जितने भी डिसीजंस है ना जीएसटी से रिलेटेड, वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही लिया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये निर्णय कैसे होता है? वोटिंग से होता है। जी हाँ, बेसिकली क्या है कि जीएसटी काउंसिल की मीट रखने के लिए सबसे पहले तो 50% मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। फिर यहां पर जो भी डिसीजन होगा वो 3/4 मेजॉरिटी से ही लिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 3/4 का मतलब हो गया 75% जो लोग हैं, मेंबर्स हैं प्रेजेंट, वो फेवर में वोट करने चाहिए, तभी उसको अडॉप्ट किया जाता है। और किसके पास कितना वोट होता है? देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास 1/3 वोट होता है, और बाकी का 2/3 वोट जो है वो राज्य सरकारों के पास होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर जीएसटी काउंसिल के अंदर कोई भी निर्णय लेना है तो बिना सेंटर और बिना राज्य सरकार के एक साथ सहमति के बिना कोई चीज हो नहीं सकती, क्योंकि उनको 75% इसके लिए वोटिंग चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जीएसटी काउंसिल के बारे में। अब मैं यहां पर बताता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। कल जो है जीएसटी काउंसिल की जो मीट हुई है वो 50th मीट थी, मतलब 50 बार मीटिंग हो चुकी है जीएसटी काउंसिल की। और स्पेशली क्या था कि पिछले बार जो मीटिंग हुआ था फरवरी के महीने में, उसके बाद से अभी अगर आप देखोगे, अभी जुलाई का महीना चल रहा है, ये बहुत ज्यादा यहां पर प्रोटेस्ट किया गया अलग अलग राज्यों के द्वारा। मतलब कि वो राज्य जो बीजेपी के द्वारा रूल नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किस चीज को लेकर किया? अभी रिसेंटली आपने खबर सुना होगा कि सरकार ने जीएसटी को
ईडी के अंदर डाल दिया है, मतलब कि जो पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके अंडर डाल दिया। और इसको कौन कंट्रोल करता है? ये किया जाता है ईडी के द्वारा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अभी रिसेंटली आप देख ही रहे होंगे ईडी को लेकर अलग अलग राज्यों में काफी सारे आवाज खड़े हो रहे हैं। तो जीएसटी को बेसिकली अब क्या है ना कि ईडी भी थोड़ा बहुत देख सकेगी। तो यहां पर राज्य सरकार का कहना था इससे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी जीएसटी भरता है उसको ईडी परेशान कर सकती है, उसको जेल में डाल सकती है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निर्मला सीतारमण जी का कहना था कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर जीएसटी को ईडी के तहत लाने का बेसिक हमारा मकसद यह था कि हमारे पास और ज्यादा इंफॉर्मेशन आ सके, ताकि कौन यहां पर जीएसटी भर रहा है, नहीं भर रहा है, और अलग अलग प्रकार की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें यहां पर मिल जाएगी इसके तहत। वही मेन मकसद था इसको लाने का, अदरवाइज हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। खैर ये एक अलग मुद्दा हो गया। यहां पर अब हम देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या बड़े डिसीजंस लिए गए हैं जीएसटी काउंसिल के द्वारा। सबसे पहले तो कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसको जीएसटी टैक्स के बाहर कर दिया गया है, मतलब उसके ऊपर पहले जीएसटी लगता था और अब उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। कौन कौन से? कैंसर रिलेटेड ड्रग्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कैंसर को ठीक करने के लिए, तो इन ड्रग्स के ऊपर अब कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। फिर इसके अलावा मेडिसिन फॉर रेयर डिसीज, कई सारे रेयर डिसीज होते हैं जिसके ऊपर मेडिसिन है, उसके ऊपर पहले जीएसटी लगता था, अब वो नहीं लगेगा। फूड प्रोडक्ट्स फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पसेस, अगेन यहां पर आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर सरकार छूट देना चाहती है, क्योंकि अगर वो महंगा होगा प्रोडक्ट तो यहां पर लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे और उनकी जान जा सकती है, क्योंकि कैंसर वगैरह की हम बात कर रहे हैं। फिर यहां पर कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसके ऊपर जीएसटी का जो रेट है वो कम किया गया है, जैसे कि अनकुक्ड जो स्नैक आइटम्स होते हैं ना, जो अनकुक्ड अनफ्राइड जो पैकेट्स वगैरह में आपको मिलते हैं, उसके ऊपर पहले 18% जीएसटी लगता था, अब उसके ऊपर 5% लगेगा। फिर इसके अलावा जो फिश सॉल्यूबल पेस्ट होता है उसके ऊपर पहले 18% जीएसटी लगता था, अब 5% लगेगा। वैसे ही एलडी स्लैग हो गया, बेसिकली क्या है कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यहां पर जो वेस्ट निकलता है ना, सॉलिड वेस्ट, उसको एलडी स्लैग कहते हैं, तो उसके ऊपर भी पहले 18% लगता था, अब 5% लगेगा। फिर इसके अलावा जो जारी थ्रेड, जो जरी जो होता है ना, जो थ्रेड होता है धागा, तो वो बेसिकली पहले उसके ऊपर 12% लगता था, अब इसके ऊपर 5% ही जीएसटी लगेगा, तो इसको कम किया गया है। फिर इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी चर्चा हो रही है कल से, वो है कि सिनेमा हॉल्स में, आप अक्सर देखते होंगे सिनेमा हॉल में आप जाते हो, पॉपकॉर्न लेते हो, आज के डेट में तो इतना महंगा हो गया पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा हो गए, राइट? तो पॉपकॉर्न और जितनी भी फूड प्रोडक्ट सिनेमा हॉल के अंदर मिलती हैं, अभी तक क्या होता था कि उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता था, ठीक है? अब आपको पता ही है कि 18% जीएसटी लग रहा है, लेकिन वही अगर आप बाहर कहीं रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो वहां पर आपको 5% जीएसटी लगता है, तो वहां 18 इधर 5% क्यों? तो इसी की वजह से सरकार ने कहा है कि देखिए अब सिनेमा हॉल्स के अंदर भी जो आप पॉपकॉर्न वगैरह जो भी लेते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको सिर्फ 5% ही जीएसटी लगेगा। लेकिन यहां पर एक और चीज है, मान लो अगर आप टिकट्स और जो, जैसे आपने देखा होगा कई बार आप ऑनलाइन बुक करते हैं मूवी हॉल का टिकट्स वगैरह, और उसी समय अगर आप जो है पॉपकॉर्न और बाकी चीजें एक साथ ले लेते हैं, तो ओवरऑल उसके ऊपर जो सिनेमा के ऊपर 18% जीएसटी लगता है, तो वो आपका 18% के हिसाब से लगेगा। लेकिन ओवरऑल आप यूं समझिए कि अब खाना पीना सिनेमा हॉल्स के अंदर थोड़ा सस्ता हो जाएगा। फिर मैं आता हूं यहां पर एसयूवी को लेकर। देखो क्या है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उसके ऊपर सरकार ज्यादा टैक्स लगाती है, 28% तो लगाती है, लग्जरी टैक्स लगता है, राइट? 28% लगता है। तो अब क्या है ना, उसके ऊपर आपको और ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो यह बोला गया है कि जो अब आपने देखा होगा कई बार अलग अलग प्रकार की गाड़ियां अलग अलग तरीके से बोली जाती थी। एसयूवी हो गया, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल हो गया, फिर इसके अलावा यहां पर एमयूवी भी कहते हैं, मल्टीपल यूटिलिटी व्हीकल, इस तरह के अलग अलग डेफिनेशन थे। अब एसयूवी का डेफिनेशन क्या था? 4 पैरामीटर के ऊपर बेस्ड था। वो कौन से 4 पैरामीटर हैं? एक तो एसयूवी हम उसको बोलेंगे जो कॉमनली पॉपुलरली नोन एज एसयूवी, मतलब वो गाड़ियां जो पॉपुलरली जिसको हम एसयूवी कहते हैं, जैसे फॉर्च्यूनर हो गया, जो है स्कॉर्पियो हो गया, एसयूवी जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, तो वो पॉपुलरली एसयूवी मानी जानी चाहिए। फिर उस गाड़ी का लेंथ 4 मीटर से ऊपर होना चाहिए, उस गाड़ी की इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज्यादा होनी चाहिए, और उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो 170 mm से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तब उसको एसयूवी बोला जाता था। लेकिन अब इस कंडीशंस में से ये जो पहला वाला कंडीशन है ना, कि उसको पॉपुलरली एसयूवी बोला जाता है, अभी देखो ये बड़ा ही डाइसी हो जाता है। अब
कौन कहेगा, मतलब कि अब पॉपुलरली ये कैसे डिसाइड होगा? अब कोई लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये गाड़ी एसयूवी है, कोई बोलेगा कि नहीं एसयूवी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है कि डेफिनेशन में थोड़ी दिक्कत आती थी। तो सरकार ने ये वाला हटा दिया पहला पैरामीटर, और बाकी के 3 पैरामीटर के बेसिस पर ही अब उसको एसयूवी बोल लो, एमयूवी बोल लो, जो भी बोल लो, मतलब कि उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। और इन सभी गाड़ियों के ऊपर, ये जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं, इसके ऊपर और 22% कंपनसेशन सेस लिया जाएगा। मतलब जो आपका जीएसटी होता है ना 28% जीएसटी, इसके ऊपर 22% और, मतलब कि मान लो अगर आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो, एसयूवी ले रहे हो, तो 10 लाख के ऊपर 28%, मतलब 2,80,000, ये तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा जीएसटी। लेकिन इस 2,80,000 पर और 22% कंपनसेशन, मतलब इस 2,80,000 पर 22% कंपनसेशन सेस, क्योंकि ये सेस है, सेस मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स जो होता है, तो वो दिया जाएगा। तो हो सकता है कि अब आगे आपको जो गाड़ियां हैं एसयूवी वो महंगी और ज्यादा देखने को मिले। फिर इसके अलावा यहां पर गेमिंग इंडस्ट्री, जो मैं आपको बता रहा था, जिसको लेकर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। देखो यहां पर जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि चाहे वो ऑनलाइन गेम हो या फिर बेटिंग का गेम हो गया, जैसे गोवा के अंदर आप जाओगे, कैसीनो वगैरह है, ठीक है, तो वहां पर आप बेटिंग करते हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया है कि अब जो स्किल वाले गेम हैं, जो ऑनलाइन गेम्स हैं जिसमें आपको स्किल चाहिए होती है, आपका दिमाग चाहिए होता है, उन गेम्स को सबको क्लब कर दिया है। बेटिंग, ऑनलाइन जितने भी गेम्स हैं, ड्रीम 11 वगैरह अक्सर आप देखती होगी जब भी क्रिकेट वगैरह आता है, उन सभी के ऊपर 28% की जीएसटी लगेगी। ऐसा यहां पर काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया गया है, और इसी को लेकर काफी विरोध हो रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली यहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि सरकार को डिफरेंस रखना चाहिए था। मतलब कि एक तो बेटिंग हो गया, आप जुआ खेल रहे हो, वो तो एक अलग चीज है, उसके ऊपर आप 28% लगाओ, 33% लगाओ, जो लगाना है लगाओ। लेकिन जो स्किल वाले गेम हैं, जिसमें स्किल चाहिए होता है, जैसे एक नॉर्मल फिजिकल स्पोर्ट होता है, उसी प्रकार से ऑनलाइन गेम भी एक प्रकार से बड़ा इंडस्ट्री बनता जा रहा है पूरे दुनिया के अंदर। तो जिसमें स्किल्स चाहिए होता है, उसमें एटलीस्ट सरकार को कम लगाना चाहिए था जीएसटी, 12% लगा देना चाहिए था, 5% लगाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसको भी 28% कर दिया है, जिसकी वजह से इस पूरे इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब लॉसेस हो सकते हैं। ये आप देख पाओगे, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इंडियन गेमिंग कंपनीज फियर थाउजेंड्स ऑफ जॉब कट्स आफ्टर जीएसटी इंक्रीज। और बेसिकली आप समझ सकते हो कि यहां पर बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने पैसा रेस किया था डोमेस्टिक और फॉरेन से, $2.8 बिलियन रेस किया था। पहले हर 100 रुपए पे उनको 1.8 रुपीस खर्च करना पड़ता था, लेकिन ये जीएसटी आने की वजह से 100 रुपए पे 28 रुपए उनको टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। तो जब टैक्स ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि इसकी वजह से जो इलीगल बेटिंग है, इलीगल गेम्स वगैरह हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पर गलत तरीके से फॉरेन फंडिंग करके पैसा भारत के अंदर लाया जाएगा। तो सरकार को यह नहीं करना चाहिए था। अब देखते हैं आगे चलकर क्या सरकार इसको, ये फैसले को पलटती है, नहीं पलटती है। लेकिन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा शौक है, ऐसा बताया जा रहा है। और फाइनली लास्ट में यहां पर 50 जीएसटी का जो एपिलिएट ट्रिब्यूनल का जो बेंच है, उसको सेटअप करना है। यहां पर इसके अंदर बातचीत हुआ कि जैसे क्या होता है ना, आपने देखा होगा कोर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं स्पेसिफिक केसेस को लेकर, ठीक है। और ट्रिब्यूनल में भी क्या है कि बेंचेस, आपने देखा होगा कि अब जैसे यूपी के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट है, लेकिन उसका बेंच आपको लखनऊ के अंदर भी देखने को मिलेगा, ताकि वहां पर सहूलियत हो जाए केस वगैरह फाइल करने में। तो क्या है कि यहां पर 50 इस तरह की जो बेंचेस हैं, और जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल, जीएसटी को लेकर जो सुनवाई होगी जिस चीज को लेकर, वो अगले 4 से 6 महीने के अंदर बहुत ही जल्द ओपन कर दिए जाएंगे। सबसे पहले सभी राज्यों के जो कैपिटल है वहां पर बेंचेस सेटअप किए जाएंगे, और जहां जहां पर हाई कोर्ट के बेंचेस हैं वहां पर भी जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल के जो बेंचेस हैं उसको लागू किए जाएंगे। यहां पर जीएसटी काउंसिल ने जो अपॉइंटमेंट है मेंबर्स का इस ट्रिब्यूनल के अंदर, और जो सर्विस कंडीशन है उसको क्लियर कर दिया है, जो कि 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि जीएसटी काउंसिल ने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, और इनफैक्ट क्योंकि ये 50वां जीएसटी काउंसिल की मीट थी, तो सीतारमण जी ने यहां पर एक शॉर्ट फिल्म भी रिलीज किया। इसका नाम था जीएसटी काउंसिल 50 स्टेप्स टुवर्ड्स अ जर्नी, और साथ ही साथ उन्होंने स्पेशल कवर और माई स्टैम्प कस्टमाइज करके जो है रिलीज किया। और मैं आपको बता दूं कि पिछले जो 49 मीटिंग्स हुई ना इसके पहले, उसमें 1500 डिसीजंस लिए गए हैं, मतलब चेंजेस किए गए हैं, जो कि दिखाता है कि हमारे देश के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। मतलब कि सभी राज्य एक साथ आकर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठकर
कई सारे बड़े निर्णय ले सकते हैं, ये दिखाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या हुआ था इस मीटिंग के अंदर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कौन से साल में जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉर्मल तरीके से भारत में लाया गया था? मतलब आज जो हम जीएसटी देखते हैं ना, तो उसके सबसे पहले फॉर्मल तरीके से सरकार के द्वारा कब उसको लाने की कोशिश की गई थी, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना चाहते हो, इन तीनों में से आज आखिरी डेट है लेने का, एंड आई होप कि आप जल्द से जल्द इसको लेंगे एंड बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।